जी, नमस्कार। रू स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। लूसेंट इतिहास कंप्लीट कोर्स श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। सीधी बात, नो बकवास, बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। जन्म कब हुआ? 345 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त को मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स किसने कहा? जस्टिन ने। पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने। विषादत्तकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल आशय होता है, निम्न कुल से उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया। घनानंद को हराने में चाणक्य अर्थात अन्य नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा और चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी दुर्धरा, जो कि घनानंद की बेटी थी। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, खांधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, इंडिका किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? तो मेगस्थनीज। फिर भी पढ़ लीजिए। मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, तो पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिससे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए उन्हें बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्पीयानस ने किया। लुटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा हुई थी। आपसे क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला किस राज्य के अंतर्गत आता है? इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। अगला राजा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार की 101 पत्नियां थी। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोशाल ने की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो मखलीपुत्र गोशाल। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुशीम को, बाद में अशोक को भेजा। एथियनस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर, एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। ये वाला मोस्ट आईएमपी फैक्ट है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, जो कि सिंधु और झेलम नदी के बीच का क्षेत्र में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन। जिन विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा, बाद में अवंती के राजा अशोक को भेजा। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि सुसीम जब जाता है तो वो विद्रोह को संभाल नहीं पाता। इसके लिए अशोक को बिंदुसार फिर भेजता है। अशोक
वहां पर सभी को मार देता है और डायरेक्ट खबर आ जाती है कि तक्षशिला का विद्रोह शांत हो चुका है। एथियनस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर व एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। अशोक, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्य दान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की, जो कि कर्नाटक, गुर्जरा, नेतूर एवं उड़ेगोलम के लेखों से अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक की इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है, जिसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक अर्थात राजा अशोक उल्लेखित है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है, अशोक को अशोक वर्धन कौन से ग्रंथों में कहा गया है? तो पुराणों में। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख 13वें शिलालेख में। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीशियस नाम का एक राजदूत भेजा था। आइए कुछ हम उसके शिलालेख और संबंधित राज्य स्थान देख लेते हैं। शाहबाजगढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो पेशावर पाकिस्तान। मनसेहरा हजारा पाकिस्तान। कालसी उत्तराखंड। गिरनार गुजरात। धौली तथा जोगढ़ ओडिशा में स्थित है। एरगुड़ी राजुल मणिगिरी आंध्र प्रदेश। शोपारा महाराष्ट्र में स्थित है। सोपारा रूपनाथ तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश में। सासाराम बिहार। भाबरू या बेराट राजस्थान। मास्की गोवीमठ ब्रह्मगिरी सिद्धपुर जटिंगा रामेश्वर कनगनहल्ली और पाल की गुड्डू कर्नाटक राज्य में स्थित है। अहरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा वो भी बता देते हैं। रूपनाथ और गुर्जरा कहां पर स्थित अब शिलालेख है? तो मध्य प्रदेश में। गिरनार गुजरात। शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान। मनसेरा हजारा पाकिस्तान। ज्यादा क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित विषय देख लीजिए। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। जो मोस्ट आईएमपी फैक्ट है वो हाईलाइट किया गया है, इनको तो आपको भूलना भी नहीं है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चतुर्थ या चौथा, इसमें भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। क्वेश्चन पूछा जाता है, भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा अशोक के कौन से शिलालेख में वर्णित है? तो चतुर्थ या फोर्थ। पांचवा शिलालेख, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवें और आठवें में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। नौवें में इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख मिलता है। क्या? सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार। 10वां, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई। 13वां शिलालेख जो कि मोस्ट आईएमपी, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय की परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। ठीक है, क्वेश्चन कहां से आएगा? कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में वर्णित है? तो 13वां। अशोक के हृदय की परिवर्तन की बात कौन से शिलालेख से मिलती है? तो 13वें शिलालेख से। ठीक है, अब आता है 14वां। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। क्वेश्चन पूछा जाता है,
अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसके द्वारा दी गई? तो उपगुप्त। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हड़ की राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अहरोरा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष दिगाली सागर की और कलिंग दिगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10वें वर्ष में अशोक कहाँ क्या यात्रा पर गया था? तो बोध गया। 12वें वर्ष में दिगाली सागर और 20वें वर्ष में लुम्बिनी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बरबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। ठीक है, आप एक बार मौर्य प्रांत और उनकी राजधानियां भी देख लीजिए कि उत्तरापथ जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, अवंती की उज्जैनी, कलिंग की तोशली, दक्षिणापथ की स्वर्णागिरी और पूर्वी प्रांत या प्राशी की थी पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। मोस्ट एम्बी फैक्ट है। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज राजपुत्र, द्वारिक राजकीय द्वार रक्षक होता था, अंतर्वेदिक अंतपुर का अध्यक्ष, समाहर्ता आय का संग्रह करता, संधिदाता राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रशाता कारागार का अध्यक्ष, प्रदर्शनी कमिश्नर, पौर नगर का कोतवाल, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, मंत्री परिषद अध्यक्ष होता था, दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला। दंडपाल, यहाँ ध्यान देने बात यह है कि दंडपाल वो नहीं था जो दंड देता था। ठीक है, सेना का सामान एकत्र करने वाला दंडपाल था। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पादरेटी फेंतेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 थी। जो अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। कौन सा? प्रयाग स्तंभ लेख स्थित कहाँ था? कौशाम्बी में, और अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? प्रयाग स्तंभ लेख को कौशाम्बी, जो कि कौशाम्बी में स्थित है, उसे इलाहाबाद के किले में किसके द्वारा स्थापित कराया गया? तो अकबर। दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ के स्तंभलेख को दिल्ली किसके द्वारा लाया गया? तो फिरोज शाह तुगलक। रामपुरवा स्तंभलेख, जो कि चंपारण बिहार में स्थित है, इसकी खोज 1872 में कार्लॉयल ने की थी। लोरिया अरिराज चंपारण बिहार में, लोरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में और लोरिया नंदनगढ़, जो कि चंपारण बिहार में स्थित स्तंभलेख है, में मोर का चित्र बना। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी फैक्ट है।
कि रानी का अभिलेख कौन से अभिलेख को कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुक्मिणदेही है। इसी में लुम्बिनी से धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया। महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त शोहगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार हिकुना कन्हार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं से पे प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, उपदा परीक्षण क्या है? आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, तो करेक्ट आंसर होगा साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र या करेक्टर को काफी जांच परख करना ही उपदा परीक्षण कहलाता था। सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्र कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 3 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। 10 मूल बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूल किया जाता था और इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई मार्ग का निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। प्रशासनिक समिति और उसके कार्य देख लीजिए, तो प्रथम उद्योग शिल्प कार्य का निरीक्षण, द्वितीय विदेशियों की देखरेख, तृतीय जन्म मरण का विवरण रखना, चतुर्थ व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल, पंचम निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण और षष्ठम बिक्री कर वसूल करना। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रोक दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। सेंटेंस पूछ लिया जाता है, चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना किसने कहा? आंसर होगा जस्टिन। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य शर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा गया तथा एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के अधीन न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके शासनकाल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था? ठीक है। बिना वर्षा के अच्छी होने खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्र कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। क्वेश्चन पूछा जाता है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? आंसर होगा 7। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहलाती थी।
नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में था। सैन्य समिति और उनके कार्य देख लीजिए। तो प्रथम सैन्य समिति जल सेना की व्यवस्था, द्वितीय यातायात एवं रसद व्यवस्था, तृतीय पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ अश्वारोहियों की सेना, पंचम गज सेना की देखरेख और षष्ठम रथ सेना की देखरेख। ये था हमारा मौर्य साम्राज्य। आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।